हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो दिस इज प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सेशंस जो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं आज से। और आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल फॉर एक्सीलेंस इन कैरियर गोल्स, है ना। तो आई विल स्पीक फॉर नेक्स्ट 20-30 मिनट्स एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। ओके, जिसके भी मन में कोई जिज्ञासा होगी, कोई क्वेरी होगी, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप में से अधिकांश लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। आप में से कितने लोग हमारी लाइब्रेरी से हैं या भुवनेश्वर से हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं। एनीवे, तो विल स्टार्ट एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग का इंटरेक्शन बढ़ेगा तो हम एक दूसरे को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल फॉर अचीविंग सक्सेस इन या एक्सीलेंस इन कैरियर गोल्स। तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने तैयार किया है। मैं ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो आप लोग इस प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं? इज इट विजिबल? कौन बताएगा? विभू, इज इट विजिबल? सागर, इज इट विजिबल? आप ऐसे किसी को तो वॉलंटरीली बोलना पड़ेगा, क्योंकि जूम क्लास का ये स्टैंडर्ड होता है कि एटलीस्ट अगर ऑडियंस रिसेप्टिव है तो अगर रेसिप्रोकेट करेगी तो स्पीकर को उत्साह मिलेगा। जी प्रभु जी। ओके, दिस इज विजिबल। क्या हो रहा है, एक मिनट। तो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल फॉर अचीविंग एक्सीलेंस इन कैरियर गोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग वॉलंटरली मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? कौन बताएगा वॉलंटरली? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? ब्रेन प्रभु तो जी एक हमारा बॉडी ब्रेन। पार्ट तो फिजिकली। हेलो। यस, यस, शरीबत्स। हाँ सर। यस यस सर। तो या ब्रेन होता है एक्चुअली फिजिकली तो बोलते हैं, हम देखते हैं वो ब्रेन बोलते हैं। या माइंड जो स्पिरिचुअली हम थिंक करते हैं कुछ हुई कोई माइंड बोलते ओके। तो ब्रेन और माइंड में डिफरेंस ये है कि ब्रेन हैं। एक जी सर। फिजिकल एंटिटी है जिसको हम जी जी सर। देख सकते हैं या परसीव कर सकते हैं, है ना, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इट इज परसीवेबल। लेकिन माइंड क्या है? माइंड इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेन के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर हमारा माइंड कहाँ है, तो आप में से कोई बता नहीं पाएगा एग्जैक्टली माइंड कहाँ है। उसी प्रकार जिस प्रकार से अगर मैं आपके सामने रखूं कि एक लैपटॉप या एक सीपीयू, मैं आपसे पूछूं सीपीयू के अंदर मुझे बताइए कि विंडोज कहाँ पे है ना, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो आप बता नहीं सकते क्योंकि वो दैट इज सॉफ्टवेयर। सो हार्डवेयर इज परसीवेबल फिजिकली, बट सॉफ्टवेयर is perceivable, but it is not a physical entity. Similarly, our brain is a physical entity. It can be perceived physically, but mind is just like a software. Okay, mind is just like a software. सॉफ्टवेयर।
यस सर। सो माइंड का एग्जिस्टेंस है, और उसके फंक्शंस क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग। ये सब कहाँ पे आता है? ये सब मन में होता है। फील करना किसी चीज को, किसी चीज को महसूस करना, कुछ इच्छाएं करना, इमोशंस, है ना, ये सब मन के अंतर्गत आता है, मन के अंदर आता है। और माइंड इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। अब माइंड के डायनामिक्स को जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे कि आप एक सामने एक पिक्चर में देख रहे हैं, एक पिकनिक हो रही है ना। मान लीजिए आप लोग पिकनिक पे गए हैं, कोई 4 फ्रेंड्स पिकनिक पे गए हैं। तो शाम का समय है, और आप एक नदी किनारे, मान लीजिए महानदी के किनारे पे आप एक चाय की गुमटी में बैठे हुए हैं। आपके हाथ में गरम गरम चाय की प्याली है, और आपके हाथ दूसरे हाथ में एक समोसा है, और गर्मा गर्म समोसा है, क्रिस्पी सा समोसा है, और उसमें मसालेदार आलू भरे हुए हैं, और उसमें बढ़िया सी वेपर्स निकल रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस है, मसाला अच्छे से भरा हुआ है। तो बड़ा मजा आएगा खाने में, नो डाउट, है ना। शाम का समय है, पक्षी चहचहाते हुए अपने घर की ओर लौट रहे हैं, और हवा चल रही ठंडी ठंडी। लेकिन इसी दौरान आपका कोई फ्रेंड कॉल करके बताता है कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ गए हैं, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई बोल, दूसरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया। तो जिसका सिलेक्शन हो गया है और जिसका सिलेक्शन नहीं हो गया, यद्यपि दोनों के हाथ में एक जैसा समोसा है, लेकिन फिर भी एक को अधिक टेस्ट आएगा और एक को टेस्ट नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? राइट राइट। है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब है कि हम सुख और दुख को कहाँ से परसीव करते हैं? हम सुख और दुख को हमारे माइंड से परसीव करते हैं। अगर हमारा माइंड बढ़िया है तो हमको सुख और दुख जैसे मान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, 2 फ्रेंड्स जिन्होंने एक साथ प्रिपरेशन शुरू करी, एक साथ कोचिंग में जाते थे, एक साथ लाइब्रेरी में जाते थे, और एक का सिलेक्शन हो गया और एक का नहीं हुआ। होता है इस तरह, कभी कभी हो जाता है जीवन में। तो जिसका सिलेक्शन हो गया और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मान लीजिए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऑल दो वो मान लीजिए एसी में बैठा हुआ है, 16 डिग्री टेम्परेचर है बाहर में, लेकिन अंदर में तो उसको आग लगी हुई है ना। अंदर तो आग जल रही है, अंदर तो वो रेस्टलेस हो रहा है। अब उसके साथ उसको ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना अच्छा लगेगा, ना सोना अच्छा लगेगा। भाई दूर का कोई सिलेक्शन हुआ था किसी और का तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया जो साथ में प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में एक रूम में रहते थे, साथ में लाइब्रेरी पढ़ाई करते थे, साथ में ही आउटिंग पे जाते थे, साथ में कोचिंग पे जाते थे, साथ में एक दूसरे के साथ एक नोट शेयर कर रहे थे, कंबाइन स्टडी कर रहे थे, और एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। तो दूर, कभी दूर का कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए सफल हो जाता है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बिल्कुल कोई पास का व्यक्ति हमसे अधिक सफल हो जाता है, तो नेचर ऑफ द माइंड है, हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। कैसे सेटिस्फाई रह सकते हैं? तो प्रैक्टिकल है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, कि मान लीजिए आपको मैंने, हाँ, जैसे हमारे मंदिर में भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो बहुत सारी आइटम होती है उस, अगर मैंने आपको मान लीजिए राजप्रसाद के लिए इनवाइट किया, और बहुत सारी आइटम है आपकी प्लेट में, और आपके फ्रेंड को भी इनवाइट किया, उसकी प्लेट में भी बहुत सारे आइटम है, लेकिन आपके फ्रेंड को मैंने एक समोसा एक्स्ट्रा दिया है या एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दिया है, और आपकी प्लेट में वो गुलाब जामुन नहीं है, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ चला जाएगा? आपका पूरा ध्यान चला जाएगा उस गुलाब जामुन पे। यस और नो? तो यद्यपि यस। आपके पास बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है कंटेंट होने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है सेटिस्फाइड होने के लिए, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, आपका दूसरे को माइंड एक्स्ट्रा भी मिल restless गया ना। है ना। तो ये है नेचर ऑफ द माइंड। और माइंड के नेचर को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर, अब देखो माइंड का एक नेचर है, माइंड कहता है कि यार लेट मी रिलैक्स फॉर सम टाइम, मुझे रिलैक्स करने दो। अच्छा, रिलैक्स करने दो, ये बात सही है, रिलैक्स करना चाहिए भी। लेकिन अब एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैंने 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे पढ़ाई कर ली है, और अब मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाता हूँ, कुछ देर में शॉर्ट्स देखता हूँ। लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता ही है कि वो शॉर्ट्स देखते देखते कई घंटे बीत जाते हैं, और बाद में पता चलता है अरे आज तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं तो आज उतना अचीव नहीं कर पाया जितना कि मुझे अचीव करना चाहिए था। हुआ है आप में से किसी ने इस तरह अनुभव किया है?
फिर गिल्ट आता है केस पूरा बोलते हैं है कि ना, फिर यस। गिल्ट आता है कि यार इस तरह से मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये माइंड का नेचर है कि हमें वो रेस्टलेस बना देता है, हमें वो सोचने पे मतलब हमारे गोल्स से हमको दूर ले जाता है। तो माइंड को कंट्रोल करना ना केवल प्रिपरेशन फेज में जरूरी है, अपितु हर फील्ड में जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप में से कोई है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है यहाँ पे? एक बहुत दिन पहले एक न्यूज आई थी, एक आईएएस ऑफिसर। देखिए यूपीएससी क्लियर करना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन एक एक ऑफिसर ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया। ये वीडियो आप लोगों ने देखा है? इधर इसको देखिए, आप लोग समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट में आप लोग ये वीडियो दिखाता हूँ। 2012 बैच का ऑफिसर हूँ, बिहार कैडर का। और मेरा घर गुवाहाटी असम में पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम सुदेश्वर पांडे है और मेरी माता जी का नाम गीता पांडे है। मेरे सास ससुर का नाम राकेश प्रसाद सिंह और पूनम सिंह है और मेरी वाइफ का नाम आयुषी शांडिल्य है। इन केस आप ये मैसेज देख रहे हैं तो ये मेरे सुसाइड और मेरे मौत के बाद का मैसेज है। ये मैं पहले से प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्सर के सर्किट हाउस में। यहीं पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली में जाके अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है और हमेशा दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। दोनों की गलती नहीं है, दोनों ही अत्यधिक प्रेम करते हैं मुझसे, मगर कभी कभी अति किसी चीज की एक आदमी को मजबूर कर देती है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं है। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है। मेरी एक छोटी बच्ची भी है, मगर मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है और मैं वैसे भी जीवन से तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सीधा साधा आदमी हूँ, पीस लविंग। और जो मैरिड लाइफ मेरा है वो जब से मेरी शादी हुई है बहुत ही ज्यादा उसमें उथल पुथल चल रही है। हमेशा हम लोग किसी ना किसी बात पे झगड़ते रहते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है, चौक एंड चीज है हम लोग। उसका बिल्कुल ही एग्रेसिव और एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है और मेरा बिल्कुल ही मीक और इंट्रोवर्ट नेचर है। हम लोग किसी चीज में हमारा मेल नहीं खाता है, बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी इज डिससेटिस्फाइड, और वो समाधान निकाला है कि मैं वो सुसाइड कर लेगा, और वो कर लिया एक्चुअली में। और ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में। तो तो जितना सक्सेसफुल बनने के लिए माइंड को कंट्रोल करना जरूरी है, उतना ही सक्सेसफुल बने रहने के लिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं दो एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अ, अब आप लोग खुद ही बताइए। इनको तो सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी, सब जानते हैं इनको। और एक इनके भाई हैं, अनिल अंबानी। तो दोनों को ही अपने पिता की संपत्ति बराबरी से मिली थी। जब उनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ था, धीरू भाई अंबानी की दो संतानें हैं, लेकिन मुकेश अंबानी भी सक्सेसफुल थे, अनिल अंबानी भी सक्सेसफुल थे। मुकेश अंबानी अपने सक्सेस को हाँ, मुकेश अंबानी अपनी सक्सेस को बनाए रखे और अनिल अंबानी अपने सक्सेस को खो दिए। क्यों क्यों ऐसा हुआ? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को दोनों को एक साथ उनके पिता की संपत्ति मिली थी, लेकिन एक व्यक्ति ने उस संपत्ति को बढ़ाया और दूसरे व्यक्ति ने उस संपत्ति को गवा दिया। तो ऐसा क्यों होता है?
तो केवल जीवन में सफल होने के लिए मन नियंत्रित होना चाहिए ऐसा नहीं है, उस सफलता को बनाए रखने के लिए माइंड का नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है ना। तो ये माइंड कंट्रोल के डायनामिक्स। अच्छा, आप में से किसी का म्यूट नहीं है, कौन है ये एक बेसिक एटिकेट है। मुकेश पांडा, यस मैंने कर दिया म्यूट। क्लास का एक बेसिक एटिकेट है कि हम उसको म्यूट रखें ना, ताकि दूसरे डिस्टर्ब ना हो। तो एनीवे, तो मैं आपको माइंड के डायनेमिक्स बता रहा हूँ कि संग्राम पूहन, प्लीज आप लोग म्यूट रखिए। ओके, तो तो दीज आर दी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई माइंड का नियंत्रित होना क्यों जरूरी है। तो जैसे कि अब यार मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये क्या है, क्या देख रहे हैं आप इमेज में? क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है? कौन है ये डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, है ना। तो एक सर्जन और माइंड की एनालॉजी मिलती है कि माइंड एक चाकू की तरह है। वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो उससे वो सर्जरी करेगा और किसी को जीवन दान देगा। और वही चाकू अगर किसी चोर के पास है तो क्या होगा, वो जान ले भी सकता है। तो माइंड भी कुछ उस प्रकार का है। वही माइंड किसी ने नियंत्रित कर लिया तो जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है, और वही माइंड के द्वारा अगर वो नियंत्रित हो गया तो माइंड विल बी हिज वर्स्ट एनिमी, है ना। माइंड के विषय में कहा गया भगवत गीता में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। ये बात अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन वो व्यक्ति है जो, जैसे हम लोग फ्रांस से राफेल लेकर के आए, तो अर्जुन स्वर्ग लोक में जाकर के देवताओं से अस्त्र शस्त्र लेकर के आ गया। अर्जुन को उर्वशी ने प्रपोज किया, और जैसे ही उर्वशी ने प्रपोज किया तो अर्जुन ने मना कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा कि उर्वशी जैसी अप्सरा आके उसको प्रपोज करेगी तो वो मना कर पाएगा, नहीं। तो क्यों, लेकिन अर्जुन कर पाया क्योंकि अर्जुन की इंद्रियां और उसका मन भारी नियंत्रित है, विशेष रूप से इंद्रियां नियंत्रित है। उसके बाद में उसके बाद में अर्जुन की और विशेषता है कि अर्जुन का नाम है सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ क्या हुआ? सव्यसाची का अर्थ हुआ कि जो दोनों हाथों से तीर चला सकता है। तो अर्जुन की एक क्षमता है कि अर्जुन दोनों हाथों से तीर चला सकता है, यानी वो दोनों हाथों से फाइट शूटिंग कर सकता है। तो इतनी क्वालिफिकेशन होने पर भी उसके बाद अर्जुन एक बहुत ही समृद्ध पॉलिटिशियन है और शास्त्रों का जानकार है और भगवान कृष्ण का फ्रेंड है। इतना होने पर भी अर्जुन यहाँ पे एडमिट कर रहा है कि चंचला में मना कृष्णा। यद्यपि अर्जुन ने उर्वशी के प्रपोजल को ठुकरा दिया, यानी इतना कंट्रोल होने पर भी अर्जुन कह रहा है कि मेरा मन चंचल है और प्रमाथि बलवत दृढ़। प्रमाथि मतलब होता है पागल है, और बलपूर्वक खींच लेता है। और भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूं, आई कैन कंट्रोल विंड, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई माइंड। कंट्रोलिंग माइंड इज एक्सेप्शनली, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे मन की स्थिति कैसी है कि कोई बंदर है और उस बंदर को अगर शराब पिला दी जाए तो बंदर अपने आप में रेस्टलेस होता है, ऊपर से उस बंदर को अगर शराब पिला दी जाए तो उसकी रेस्टलेसनेस और बढ़ जाती है। ऊपर से अगर उस बंदर को बिच्छू काट ले तो माय गॉड क्या हो सकता है, समझ लीजिए। तो इतना अनियंत्रित मन, और उसके साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मिलता है, ये एनालॉजी।
क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप? मैं जिसका नाम बुलाऊंगा आप बताइएगा। केशव, क्या देख रहे हैं इस फोटो में आप? तो उसे कैसे, मतलब सेंसस को कंट्रोल करना जरूरी है। सेंसेस क्या है इस एनालॉजी में? घोड़े सब इधर उधर दौड़ते रहते हैं, ये एक रथ है, उनको ठीक है। हमारी बॉडी एक रथ के समान है, ठीक है। और इस रथ के जो घोड़े हैं वो क्या हैं? घोड़े सेंसस। हैं सेंसेस, इंद्रियां, ठीक है। ओके। और किससे मैं पूछूंगा यहाँ पे? गुप्तेश्वर, इस एनालॉजी में इस रथ बॉडी की कंपैरिजन किया गया रथ के साथ, घोड़ों का कंपैरिजन किया इंद्रियों के साथ, माइंड का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? माइंड का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? कौन बताएगा? उसी रस्सी के साथ। रस्सी के साथ, यस, लगाम के साथ। मन का नियंत्रण, मन का तुलना की गई है। और सारथी की तुलना किससे की गई है? हमारा जो बुद्धि जो इंटेलेक्ट होता है। बुद्धि के साथ। और पीछे बैठा कौन है? हम, माइंड आत्मा, आत्मा। कौन ठीक है। अब ये एनालॉजी को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है ना। तो हॉर्स क्या है? सेंसेस, ठीक है। लगाम क्या है? रस्सी। माइंड ये क्या है? कौन बताएगा? माइंड। माइंड माइंड ओके। उसके बाद सारथी, ड्राइवर या चैरिटियर, ये कौन है? बुद्धि। इंटेलिजेंस। और पीछे बैठा कौन है? आत्मा आत्मा सोल। ये एनालॉजी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भगवत गीता में भी ये एनालॉजी भगवान प्रोपा जी अपनी बुक में लिखे हैं इस एनालॉजी को, है ना। ये एनालॉजी आप लोगों ने कई बार देखा होगा। हॉर्स, ये फेमस फोटो आप देख सकते हैं, वही फोटो है यहाँ पे, है ना। इस तरह से ये जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, जो लगाम है वो मन है, जो सारथी है वो बुद्धि है, और पीछे बैठा हुआ कौन है? पीछे बैठा हुआ है आत्मा, ठीक है। अब यहाँ से क्या शिक्षा मिल रही है? सीधी सीधी शिक्षा मिल रही है कि अगर मन को नियंत्रित करना, अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना है तो किसको लगा, किस पे? तो मन, इंद्रियां जुड़ी हुई है बुद्धि के साथ, किससे? लगाम से, मन रूपी लगाम, है ना। और अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना है और मन को नियंत्रित करना है तो किसको स्ट्रांग होना पड़ेगा? अगर मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है तो किसको स्ट्रांग करना पड़ेगा? बुद्धि। बुद्धि को, इंटेलिजेंस। बुद्धि को बुद्धि इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग रहेगी तो जो आत्मा है, जो रथी है, जो हम है, वो सही स्थान पे पहुंचेंगे। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं एक बार कीट यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहा था। आप सब जानते हैं कीट यूनिवर्सिटी? हाँ सब सर। सुना है कीट यस का? अच्छा, के आई आई टी और आई आई टी के, इसमें क्या अंतर है? दिव्य, यस, क्या अंतर दोनों में? कीट एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और आईआईटी के है आईआईटी कानपुर। दोनों में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा। बहुत जमीन ज्यादा, आसमान। जमीन आसमान का अंतर है। तो यार व्यक्ति ने तो प्रिपरेशन किया था आईआईटी के लिए, लेकिन पहुंच गए वो सारे के सारे के ठीक है आईआईटी में। ऐसा क्यों हुआ?
कौन ले गया उनको वहां पे? प्रिपरेशन किया था आईआईटी के लिए, लेकिन पहुंच गए के आईआईटी में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगर ये घोड़े अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको जाना होगा किसी स्थान पे, आपको पहुंचा देंगे किसी और स्थान पे। आपके लाइफ का कुछ और गोल होगा, लेकिन आपको वो उस गोल से भटका करके कहीं और ले जाएंगे। हो सकता है कि वो आपके रथ को पलट के भी रख दें। मैं 2 एग्जांपल आपको देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। एक स्टूडेंट था जिसको मैं काउंसलिंग कर रहा था कुछ समय पहले, और उसको यूपीएससी कोचिंग अटेंड करनी थी, तो मैंने उसको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी किया था। लगभग उसने एक वाणिज्य कोचिंग में उसने एक एग्जाम होता है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो उसको क्लियर करेगा तो उसको मतलब काफी कम प्राइस में उसको यूपीएससी कोचिंग दी जाएगी इस तरीके से। तो उसने वो एग्जाम को क्लियर भी किया और प्रैक्टिकली उसने टॉप भी किया। तो मात्र उसको फिर 25 या 30,000 रुपीज उसकी कोर्स फी लगती, जिसमें वो पूरा साल यूपीएससी की तैयारी कर सकता था। तो उसके पास लक्ष्मी नहीं थी, तो मैंने उसको फाइनेंशियली भी हेल्प किया। उसको मैंने 25,000, आज से हो गई 3 साल पहले की बात है, उसको 25,000 रुपीज मैंने दिए कि मैंने कहा कि तुम एडमिशन लो, और भी कुछ जरूरत लगेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम अच्छे से यूपीएससी की तैयारी करो। और मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि उसने अगर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है तो वो अच्छे से पढ़ाई करेगा तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो पहुंच जाएगा। और देन ही स्टार्टेड टू प्रिपेयर। कुछ समय प्रिपरेशन किया, लेकिन अचानक से फिर ये होता है जैसे कि सभी स्टूडेंट्स के लाइफ में होता है ना, मतलब एक नेचुरल फेज होता है लाइफ है, क्योंकि इस प्रकार की एज होती है। तो ही केम इनटू अ रिलेशनशिप विद द गर्ल। रिलेशनशिप को मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्रोवाइडेड वो रिलेशनशिप आपको इंस्पायर करे और ज्यादा स्टडीज में सीरियस होने के लिए। लेकिन फिर धीरे से वही हुआ, रात को लेट सोना क्योंकि रात भर बात करना, है ना। पहले बात एकेडमिक स्टडीज से शुरू होती है ना, पढ़ाई को लेके बातचीत पहले होती है, फिर धीरे धीरे बात और दिशा चेंज कर लेती है, और फिर उस तरीके से फिर धीरे धीरे वो ही बिकम डिस्ट्रैक्टेड। और डिस्ट्रैक्ट होते 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 अब क्योंकि, और वो मुझे फेस भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि अंदर से उसको एक गिल्ट था कि प्रभु जी ने मुझे हेल्प करी है और मैं उतने उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, और इस तरीके से तो वो, लेकिन वो चाह करके भी, मतलब वो समझ रहा है कि उससे गलती हो रही है, लेकिन चाह करके भी वो मतलब अपने आप को रिट्राइव नहीं कर पा रहा। और फिर ग्रेजुअली ही ड्रिफ्टेड अवे, फिर पूरी तरीके से वो उसने अपना सेंस ऑफ पर्पस खो दिया, और यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन तो बिल्कुल छोड़ दिया, और उसके बाद में अभी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे भी नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक ब्राइट, चलिए यूपीएससी नहीं भी निकालता तो कम से कम फोकस्ड रहता तो कुछ बेटर करता लाइफ में, लेकिन बड़ी सरलता से ड्रिफ्ट अवे हो गया। क्यों व्यक्ति ड्रिफ्ट अवे हो जाता है? बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड माइंड एंड सेंसेस। अगर व्यक्ति की बुद्धि और उसका मन अनियंत्रित है तो फिर आप उस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते। क्या मदद करोगे आप अगर उसका खुद का अपना विवेक नहीं है? ऐसा शास्त्रों में कहा गया, चाणक्य ने एक अच्छा श्लोक कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, है ना। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। ये बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है। मैं श्लोक आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या श्लोक बताया मैंने कि यस्य नास्ति, यस्य ना अस्ति, ना ना अस्ति स्वयं प्रज्ञा। देखिए श्लोक मिलता है क्या? यस, मिल गया। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अरे जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है ना, जिस मनुष्य में स्वयं का विवेक चेतना का एवं बोध नहीं है, तो शास्त्र उसके लिए क्या करेगा? बड़े बड़े उपदेश उसके लिए क्या करेंगे? जिसकी कॉमन सेंस नहीं है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उसके लिए क्या करेंगे? लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसकी आंखें ही नहीं है, तो दर्पणम किम करिष्यति, तो उसके सामने मिरर भी रख दोगे तो क्या फायदा? तो मतलब हम जिस गोल को लेके चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल करके हमको लाइफ के एक फेज तक पहुंचाया है, और अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिली, तो उस इंडिपेंडेंस को हम सदुपयोग करते कि दुरुपयोग करते हमारे हाथ में। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो नाइफ है उसका सदुपयोग करता है एक डॉक्टर, उसका दुरुपयोग करता है एक डकैत। तो हमें जब हम घर से बाहर आते हैं तो हमें एक फ्रीडम मिलती है, एक इंडिपेंडेंस मिलती है, एक पेरेंटल कंट्रोल से हम बाहर निकलते हैं। अब हमारे पास चॉइस होती है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को मोल्ड करेंगे। लेकिन हम देखते हैं हार्डली कुछ लोग ही अपनी लाइफ को ठीक तरह से मोल्ड कर पाते हैं, मैक्सिमम लोग गर्त में गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है?
कॉमन सेंस की कमी हो जाती है, थोड़ी सी विवेक नहीं रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? इंटेलिजेंस हैज टू बी शार्पन। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपने अपने इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एक और एनालॉजी आपको देकर के समझाता हूँ कि कैसे इंटेलिजेंस काम करती है, कैसे माइंड काम करता है, कैसे हमारा इंटेलेक्ट, कैसे हमारा ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे है जैसे आकाश। मान लीजिए आकाश, आप एक दुकान पे गए, ठीक है? मैं आकाश की एनालॉजी देकर समझा रहा हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। आकाश एक दुकान पे जाता है और वो 1500 रुपए का सामान खरीदता है, ठीक है? आकाश एक दुकान पे जाता है और 1500 रुपए का सामान खरीदता है, और उसने 2000 का नोट दिया दुकानदार को, ठीक है? 2000 का नोट दिया। अब दुकानदार को कितना रुपए वापस करना चाहिए आकाश को? आकाश ने 1500 रुपए का सामान खरीदा, 2000 का नोट वापस किया, तो केशव कितना रुपए वापस करना चाहिए आकाश को? 500 रुपए। आकाश का मैसेज आ गया, 500 रुपए वापस मिलना चाहिए, ठीक है? अमिया, कितना रुपए वापस करना चाहिए दुकानदार को? 500 रुपए। 500। अब मान लीजिए दुकानदार ने गलती से 700 रुपए वापस कर दिया, 700 रुपए वापस कर दिया, ठीक है? तो आकाश का माइंड क्या बोलेगा? पीछे का पॉकेट में डालो। हाँ, नीचे का पॉकेट में डाल दो। ये कौन बोलेगा? ये माइंड बोलेगा, ठीक है? अच्छा, इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? वापस कर दो। नहीं, इंटेलिजेंस बोलेगी, सोचेगी। इंटेलिजेंस का काम होता है डिस्क्रिमिनेशन। ध्यान रखिएगा ये बात हमेशा। इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंस मीन्स डिस्क्रिमिनेशन। इंटेलिजेंस सोचेगी, रखूं या नहीं रखूं, रखूं या नहीं रखूं। क्योंकि इंटेलिजेंस सोचेगी अगर मैं रख लूंगा और बाद में किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, और अगर नहीं रखूंगा तो यार 200 रुपये का फायदा हो रहा है, क्या करें? तो ये जो चॉइस, सही गलत, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है इंटेलिजेंस का। तो माइंड क्या बोलेगा? अमिया, तुम्हारा माइंड क्या बोलेगा? वापस कर देने की। माइंड क्या बोलेगा? रखने के लिए। रखने के लिए। केशव, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? बेचारे को दे दो, गरीब है वो। अरे तुमसे ज्यादा गरीब नहीं है। इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? इंटेलिजेंस सोचेगी दूं या नहीं दूं, ठीक है? दो अलग अलग फंक्शन है। माइंड बोलेगा, माइंड हमेशा बोलेगा रख लो। माइंड का नेचर है, क्योंकि हमारा माइंड इम्प्योर है, हमेशा गलत चीज के पीछे भागता है। तो माइंड बोलेगा रख लो, 200 रुपये फायदा हो रहा है। इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? सोचेगी रखूं या नहीं रखूं, ठीक है? और दिव्य, अंदर से आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? लौटा देना चाहिए। लौटा देना चाहिए। क्यों लौटा देना चाहिए? अंदर से भगवान चिल्ला चिल्ला के बोले नहीं, गलत बात है, किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए, पर दूसरे के धन को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम दूसरे के धन को रखेंगे, आज अगर हम कोई चोरी करेंगे, तो हमको उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। चाणक्य नीति में कहा गया है कि चोरी के माल को आप 10 साल तक भोग सकते हो, और 11वें साल आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। तो माइंड क्या बोलेगा? रख लो, क्योंकि माइंड का तो काम है हमको नीचे गिराना। माइंड बोलेगा रख लो। इंटेलिजेंस बोलेगी रखूं या नहीं रखूं, रखूं या नहीं रखूं। लेकिन अंदर से आवाज आएगी, भगवान हृदय में बैठ के जीव को क्या बोलते हैं? गलत बात है, मत रखो, ये अच्छी बात नहीं है। समझ आ गया तीनों का फंक्शन? अब ये चॉइस किसकी है, ये रखना है कि नहीं रखना है? चॉइस किसकी है? इंटेलिजेंस। नहीं, माइंड का फंक्शन क्या है? रख लो। इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? रखूं या नहीं रखूं, ठीक है? उसके बाद में
अंदर से सुपर सोल या गॉड जिनको कहते हैं, जो हृदय में बैठे हुए हैं, वो क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? ना रखो। ना रखो। अब चॉइस आपकी है। ये चार चीजों का फंक्शन समझ गए आप? सोल मीन्स वी, यस और नो? ये चार चीज समझ गए? चारों का फंक्शन क्लियर हुआ? कंफ्यूज मत रहिएगा। किसी को डाउट है इसमें? बहुत क्लियर है ये। चॉइस हमारी है। कोई व्यक्ति, आपके मन में कभी प्रश्न उठता होगा ना कि ये जिंदगी में इतना बुरा होता है, लोग बुरा काम करते हैं, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो लोग बुरा काम करते हैं, तो भगवान को बुरा काम करने क्यों देते हैं? सुना है कभी आपने कोई ये डाउट? तो मन में ये आया? कभी मन में ये क्वेश्चन उठता है कि भगवान दूसरे को बुरा काम करने क्यों देते हैं? चोरी करने अगर भगवान चाहते तो कुछ रोक सकते थे, भगवान चाहते तो रेप होने से रोक सकते थे, भगवान चाहते तो मर्डर होने से रोक सकते थे, यस और नो? यस। जब आप मोबाइल में गलत वीडियो देखते हैं, गंदी वीडियो देखते हैं, माइंड तो कहता है देखो देखो, इंटेलिजेंस कहती है, सोचती है देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। लेकिन अंदर से गॉड क्या कहते हैं? अंदर से गॉड क्या कहते हैं? मत देखो। मत देखो। अगर आप अंदर के गॉड की बात को सुन लेते हैं और नहीं देखते हैं तो आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। लेकिन अगर आप गॉड की बात को नहीं सुनते हैं तो आप क्या फील करते हैं? यस और नो? है एक्सपीरियंस सबको? ये एक्सपीरियंस है आप लोगों को? जब हम हाँ है। अंदर बैठे हुए भगवान की बात को नहीं सुनते, जैसे मान लीजिए जब आप मोबाइल शॉर्ट्स चलाते हैं तो मन तो कहता है और देखो और देखो, बुद्धि कहती है भाई देख टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर लेकिन कहती नहीं है लेकिन कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, लेकिन ये टाइम वेस्ट भी हो रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, खींचतान चलती रहती है, बुद्धि सोचती रहती है। अंदर से आवाज क्या आती है? देख भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एग्जाम नहीं निकलेंगे अगर इस तरीके से मैं करूंगा तो। और फिर भी अगर हम इनकी बात नहीं सुनते हैं और 2 घंटा शॉर्ट चलाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है? हुआ है? एक्सपीरियंस है? तो व्हाट इज गिल्ट? गिल्ट इज वॉइस ऑफ गॉड विद इन। व्हाट इज गिल्ट? अंदर बैठे हुए भगवान जो हमको बता रहे हैं ना, वो गिल्ट होती है। अगर आप कुछ गलत काम करो, कोई गलत वीडियो देखो, टाइम वेस्ट कर दो, तो अंदर जो गिल्ट आती है वो गिल्ट कहां से आ रही है? अंदर से भगवान कह रहे थे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दिस वॉज नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अच्छा अब मुझे बताइए, आपको पहली बार अंदर की आवाज आई, दूसरी बार आपने फिर वही काम कर दिया, तो अगली बार आवाज आएगी? जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत वीडियो देखी तो आपको बाद में बहुत गिल्ट होगा, फिर आप दूसरी बार फिर देख लोगे तो गिल्ट होगा, यस और नो? होगा गिल्ट, फिर भी होगा। फिर भी होगा लेकिन कम होगा, पहले जितना हुआ था उससे कम होगा। उसके बाद में अगली बार फिर आप देख लोगे, अभी भी गिल्ट होगा लेकिन और कम होगा। धीरे धीरे वो इंटेंसिटी, अंदर की आवाज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और एक समय आएगा फिर आपको कोई गिल्ट नहीं होगा, डजेंट मैटर एट ऑल। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आपको कोई कुछ समझाता है और आप नहीं समझते हो तो क्या होता है? तो आपको दूसरी बार समझाया जाता है, तीसरी बार समझाया जाता है, जब आप नहीं समझते हो तो फिर आपको छोड़ दिया जाता है आपके हाल पे, जैसी आपकी इच्छा, नहीं समझ रहे क्या कर सकते।
उसी प्रकार से पहले भगवान एक बार समझाते हैं अंदर बैठ करके, दूसरी बार समझाते हैं, तीसरी बार समझाते हैं। जब व्यक्ति नहीं समझता है तो वो अपने हाल पे छोड़ देते हैं कि तुमको समझना ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। तो अंदर की आवाज आना बंद हो जाती है। जो चोरी किया होगा, जिसने पहली बार किसी का पेन या कॉपी चुराया होगा या पेंसिल चुराया होगा, तो उसको गिल्ट लगा होगा, लेकिन फिर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया उस गिल्ट को। उसके बाद में फिर उसने चोरी करी, अब गिल्ट की आवाज कम हो गई और कम हो गई। अब ऐसा हो गया कि वो तो बिल्कुल पक्का चोर बन गया, और अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो चोरी कर रहा है। दैट हैज बिकम हिज प्रोफेशन। अब अंदर उसको कोई गिल्ट नहीं है। क्यों गिल्ट नहीं है? क्योंकि अंदर की आवाज अब मर चुकी है, भगवान ने बोलना बंद कर दिया, चुप हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर, देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, अल्टीमेट चॉइस आपकी है, सोल हैज चॉइस। अब अगर आप राइट चॉइस से जाएंगे तो यू विल बी रिवॉर्डेड, अगर आप रॉन्ग चॉइस से जाएंगे यू विल बी पनिश्ड। इसमें गॉड क्या कर सकते हैं? अल्टीमेट चॉइस इज विद द सोल। माइंड कुछ बोलेगा, इंटेलिजेंस कुछ बोलेगा, अंदर से गॉड सुपर सोल कुछ बोलेंगे। लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, अल्टीमेट चॉइस किसकी है? हमारी है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं। इसलिए अपने हार का जो ताज है हम किसी और के सिर पे नहीं डाल सकते। समझ रहे हैं? हमारा माइंड कुछ हमको सजेस्ट करता है, हमारी इंटेलिजेंस कुछ सजेस्ट करती है, अंदर से गॉड को सजेस्ट करते हैं, हमारे एक्सटर्नल टीचर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ सजेस्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेट चॉइस हमारी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए वी कैन नॉट ब्लेम समवन एल्स। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी लाइज विद अस। वी हैव द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। तो ये बहुत ही एक एक छोटा सा आपको मैं वीडियो दिखाता हूं। जैसे कि लोग जब ये कहते हैं ना कि अ, जब लोग कहते हैं कि अगर गॉड होते हैं तो संसार में इतनी बुराइयां क्यों होती है, इसका आपको यहाँ पे रीजन मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो आपको ये सब टाइटल्स देखने हैं, क्योंकि ये वीडियो दूसरी लैंग्वेज में आप समझ नहीं पाएंगे, पर सब टाइटल्स देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, सब टाइटल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? जी ब्रो। ओके, ध्यान से देखिएगा। ¿El trotecito de siempre? Sí, el de siempre. Muy bien. Así como el tuyo. Excelente. Familia, trabajo, muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Familia, amor. Una cosa, no creo que Dios existe. ¿Qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. Puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, que tenga buena. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio.
¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso yo veo hay tanta miseria y gloria. क्या देखा इस वीडियो में दिव्य दिव्य ज्योति, क्या देखा समझे इस वीडियो में? बार्बर ने पहले बोला कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, फिर ये उसको पूछा जो हेयर कट करा रहा था। फिर उसने बाहर आके दिखाया कि एक बंदे का बहुत ज्यादा लंबे बाल है। तो फिर वो उसको ले गया इसके अंदर और बोला कि बार्बर डू नॉट एग्जिस्ट। यस, उसने बोला नो बार्बर एग्जिस्ट। देन उसने बोला अगर बार्बर एग्जिस्ट करता होता तो इस बंदे का इतना बड़ा बाल यस। तो बार्बर क्या एग्जिस्ट आंसर दिया? करते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे ही गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो खराब काम हो रहे हैं वो लोग गॉड के पास जाना नहीं चाहते। हाँ, वो जाना नहीं चाहते, इसलिए उनका हार्ट प्योरीफाई नहीं होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रभु यस, प्रभु जी मतलब जिनके साथ गलत होता है हाँ वो तो जाना चाहते हैं, हाँ, तो उनके साथ बुरा क्यों होता है? यस, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बच्चा है जो मतलब अभी अभी जन्म लिया है। तो लेट से उसका एक एक्सीडेंट में मौत हो गया। ओके, वो तो कुछ कर्म ही नहीं किया है। तो यस, अच्छा किया बुरा किया, वो उसके पास टाइम मतलब टाइम ही कितना हुआ है कि वो गॉड के पास जाने के लिए कोशिश करे या ना करे। यस, सोचने से पहले ही उसका मौत हो गया, तो उसको ये क्यों हुआ? यस। तो पहले मैं इस प्रसंग को क्लियर करता हूँ कि ये जो मैं एनालॉजी दे रहा था, यहाँ पे एनालॉजी, जो मेरा एनालॉजी देने का पर्पस था वो ये था कि गॉड इज सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट और वो हमको गाइड करते हैं। ये जो डायनामिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि ये जो एनालॉजी मैंने आपके सामने रखी है कि कैसे इंटेलिजेंस काम करता है, कैसे सेंसेस काम करते हैं, कैसे माइंड काम करता है, और कैसे अंदर से भगवान सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, हाँ, सर्वस्य चाहम। अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो इसमें बता रहे हैं भगवान, भगवत गीता ये भगवत गीता का फेमस श्लोक है, सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, मतलब आई एम सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, एंड फ्रॉम मी कम स्मृति। स्मृति मीन्स रिमेम्बरेंस, ज्ञानम मीन्स नॉलेज, एंड अपोहनम मीन्स फॉरगेटफुलनेस। तो सबके हृदय में भगवान बैठ करके उनको याद दिलाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। देखिए, सही गलत का कई बार मतलब मैक्सिमम टाइम हमको अंदर से पता चल जाता है कि यार हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों का अनुभव कि अंदर ही हमको प्रेरणा समझ आ जाती, प्रेरणा मिल जाती है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है या ये सही है? एटलीस्ट गलत की तो प्रेरणा पता चली जाती है। तो कौन दे रहा है वो प्रेरणा? भगवान। अंदर बैठ के भगवान दे रहे हैं, सबको प्रेरणा देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं सुन पाता है, भगवान के अंदर बैठे हुए भगवान हमको गाइडेंस देते हैं, अगर हम उसको नहीं सुन पाते हैं और उसको मिस आउट कर देते, मिस कर देते हैं, है ना, तो फिर हमारा लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल साइंस ये है कि उसको मिस नहीं करना है हमको, है ना। तो अगर हम भगवान को प्रेयर्स करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो मिस नहीं करेंगे हम। अगर हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमारे पास नॉलेज कंटेंट है, अगर हम चैंटिंग करते हैं, तो एटलीस्ट उसको ये बेनिफिट होता है कि अंदर भगवान एक्टिवली हमको हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और गलत और सही का हमको फैसला देते हैं, गलत और सही में हमको
ऐसे एक गीत आप लोगों ने सुना है ना कि बहुत हिंदी हिंदी मूवी का अच्छा गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, सुना आप लोगों ने? जी प्रभु। है ना, बहुत फेमस गीत है। हाँ सुना है। सुना है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना, मन का विश्वास कमजोर होना। क्यों इस गीत में क्या बोल रहे हैं? कि हम सही और गलत का फैसला कर सके, हमको आप बल दीजिए, है ना। ये बहुत फेमस गीत है ये। मुझे पता नहीं उड़ीसा में गाते कि नहीं गाते हैं, मध्य प्रदेश में तो सब गाते हैं। हाँ स्कूल में ब्रो जी। इकाई 1, इतनी शक्ति हमें देना दाता, प्रार्थना काव्य। अच्छा, देखते हैं। ध्यान से कविता सुनिए। सुनिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर, हम चले हमसे ये करके कोई होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्ञान की रोशनी हर पैर होना किसी का किसी से, हम चले से कोई इतनी सुंदर प्रार्थना है ना। पहले जमाने में जब कॉलेज स्कूल जाते थे, है ना, तो प्रेयर करके पढ़ाई करने बैठते थे, क्योंकि उसका क्या कारण है? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि इंद्रियाणा मना चास्मी, मैं सभी इंद्रियों में इंद्रियों का राजा मन हूं। यानी जो मन है ना हमारा, वो भगवान की ही विभूति है, भगवान की शक्ति है। जैसे सूर्य और चंद्रमा किसकी शक्ति है केशव प्रभु? सूर्य और चंद्रमा किसकी शक्ति है? हाइड्रोजन और हीलियम की? नहीं प्रभु जी, किसकी शक्ति है? भगवान। भगवान की शक्ति है। सूर्य और चंद्रमा भी भगवान की शक्ति है। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा भगवान की शक्ति है, वैसे ही हमारा मन किसकी शक्ति है? हमारा मन किसकी शक्ति है? ये भी भगवान की शक्ति है। तो जैसे सूर्य और चंद्रमा हमारा भगवान की शक्ति है, हमारा मन भी भगवान की शक्ति है। अच्छा आप बताइए, सूर्य और चंद्रमा कितना शक्तिशाली है? उसको कोई नियंत्रित कर सकता है क्या? सूर्य और चंद्रमा को कोई नियंत्रित कर सकता है? सिर्फ भगवान ही नियंत्रण कर सकता है। केवल भगवान ही नियंत्रित कर सकते हैं, हमारी शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो इसी प्रकार से मन भी भगवान की शक्ति है। तो क्या हमारे लिमिटेड प्रयास से हम अपने मन को कर सकते हैं
वश में नहीं कर सकते। और क्योंकि हम अपने मन को अपने सीमित प्रयास से मन वश में नहीं कर सकते, तो हमें भगवान का आश्रय लेना होता है। मंत्र मतलब मना त्रायतेति मंत्र, जो मन की रक्षा करे, जो मन को डिलीवर करे। तो जब हम मंत्र के माध्यम से मेडिटेशन करते हैं तो माइंड कंट्रोल में आता है। ये एक तरीका है। हम भगवान को सरेंडर करते हैं। इस गीत में क्या बोला गया है? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। भगवान आप हमें शक्ति दीजिए जिससे हमारा मन पावरफुल रहे, है ना, मतलब मन हमारे नियंत्रण में रहे, है ना। अगर आप हमें शक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो बचपन की शिक्षा है, ये कोई बहुत बहुत बड़ी शिक्षा नहीं है। हम प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना करते, भगवान आप हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए ताकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे और हम उसको सही उपयोग कर सकें। अदरवाइज ये मन अगर अनियंत्रित हो गया और हमारी इंद्रियां अगर अनियंत्रित हो गई तो हम जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सर आप ये देख लीजिए, जीवन में कोई भी सफल व्यक्ति है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, इन सब ने एक चीज कॉमन करी है। क्या है? अपने मन पे इनका बहुत नियंत्रण था। इनकी हैबिट्स, इनकी लाइफस्टाइल बहुत कुछ प्रेरणा देती है। तो सफल व्यक्ति बनने के लिए सफल व्यक्ति के आचरण को कॉपी करना चाहिए, सीखना चाहिए उससे। कॉपी इन द सेंस उससे सीखना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। इन सफल व्यक्ति, अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ें, हाँ, उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को जिया। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी मोदी जी के ऊपर, मूवी देखी आप लोगों ने? जी प्रभु जी। देखिए क्या? हाँ प्रभु जी। जिसने नहीं देखी उन लोग के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये एक मूवी आई थी, पूरा इसमें मोदी जी के ऊपर कि पूरा, हाँ, एक बहुत अच्छा प्रसंग आप लोगों को दिखाता हूँ। कितने मतलब मोदी जी क्विक, एक इसका प्रसंग आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब क्विक डिसीजन लेते थे। अरे मोदी मूवी, ये वाला जो प्रसंग है, एग्जैक्टली अब वो मूवी कैसे मिलेगी, सॉरी। अगर आप लोग को समय मिले तो इस तरह की अच्छी कुछ मूवी देख सकते हैं जिससे आप लोग को इंस्पिरेशन मिले। इसमें बहुत बढ़िया बताया गया किस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इनवाइट किया रतन टाटा को और वहां पे प्लांट खोलने के लिए। बड़ा अच्छे से डिसीजन लिया गया। तो उनके डिसीसिव पावर, उनका बैलेंस नेचर, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, या स्टीव जॉब्स, इन सबको आप देखेंगे तो इनमें आपको कॉमन यही मिलेगा कि ये लोग दे वर वेरी मच बैलेंस्ड। सफल व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं कुछ, है ना। उन लोग काफी, उनका मन नियंत्रण में रहता है। तो मन नियंत्रित करने का एक तो तरीका है कि हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। दूसरा एक और तरीका बता के मैं अपने सेशन को एंड करूंगा। यहाँ क्या देख रहे हैं आप? ये कौन है? ये दोनों गुरुजी बफरिंग हो रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बफरिंग हो रहा है? किसी को दिखाई नहीं दे रहा? प्रभु जी मेरे को भी दिखाई नहीं। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा। एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी। हाँ। कौन है ये दोनों? यस क्लियर। कौन है ये? चाणक्य और चाणक्य और ये चंद्रगुप्त कौन? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सफल बनाने के पीछे किसका हाथ था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को सफल बनाने के पीछे किसका हाथ था? चाणक्य का। चाणक्य। चाणक्य का। चाणक्य का। अर्जुन को सफल बनाने के पीछे किसका हाथ था? कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। सचिन तेंदुलकर को सफल बनाने के पीछे किसका हाथ था?
और रमाकांत अभी पिक्चर क्या के शिक्षा मिली तीनों में? गुरु गुरु एक और लाइफ में मेंटर की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेंटर क्या करता है, जानते क्या करता है मेंटर? ये काम करता है। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या देख पा रहे हैं दिव्य ज्योति, क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक सुंदर सा मछली है, लेकिन वो अपने आप को शीशे में बहुत बदसूरत दिख रहा है। बस, लेकिन उसको अगर कोई बताए कि तुम्हारे अंदर खूबसूरती है और उसकी खूबसूरती को कोई निखारे, वो काम मेंटरशिप कहलाती है। समझ रहे हैं? जीवन में अगर कोई व्यक्ति सफल, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर क्या क्वालिटी थी उसको, लेकिन जो बनाया है वो किसने बनाया? चाणक्य ने बनाया है ना? तो दिस इज द आर्ट, दिस इज द साइंस। तो मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? सचिन तेंदुलकर के अंदर के सचिन तेंदुलकर को किसने बाहर निकाला? उसे कोच ने बाहर निकाला। इसलिए हम देखते हैं स्पोर्ट्स में कोच होता है। हाँ, कोई पीएचडी थीसिस लिखता है तो वहां पे गाइड होता है। ये हर फील्ड में जरूरी होता है। विदाउट कोच जीवन में कोई प्रगति नहीं करता। हर व्यक्ति चाहता है मैं इंडिपेंडेंट बनूं। इंडिपेंडेंट, अगर ये पतंग सोचे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं तो क्या होगा? मुझे कोई डोर से बांधा ना जाए। अगर ये पतंग सोचे कि मुझे किसी डोर से बांधा ना जाए और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं तो क्या होगा इस पतंग के साथ? नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये गाड़ी वाले सोचे कि स्पीड ब्रेकर की जरूरत नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा। अगर डैम में, अगर डैम डैम में और फ्लड में क्या अंतर होता है? फ्लड का पानी अनरेस्ट्रिक्टेड है, डैम का पानी रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड पानी से बिजली बनाई जा सकती है, रेस्ट्रिक्टेड पानी से क्या क्या हो सकता है? और रेस्ट्रिक्टेड पानी से बिजली बनाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड पानी को इरिगेशन में यूज करते हैं। तो वो रेस्ट्रिक्शन उसके लिए वरदान हो गया। ये स्पीड ब्रेकर इस गाड़ी के लिए वरदान हो गया। ये धागा जो जिससे बंधी हुई पतंग है उसके लिए वरदान है। इस कुत्ते में और इस कुत्ते में क्या अंतर देख रहे हैं? क्या अंतर दिख रहा है आप लोगों को? एक का मालिक है, दूसरे का नहीं। बस, जिसका मालिक नहीं है उसे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंस ऐसी है। इंडिपेंडेंट है लेकिन हालत खराब है। कोई बोल सकता है कि इसके पास इंडिपेंडेंस नहीं है, तो भाई इंडिपेंडेंस नहीं है तो लेकिन क्या है? लग्जरी जीवन जी रहा है। तो कैसे बड़े मस्ताना। तो इस क्या शिक्षा मिली इन एनालॉजी से? हमें क्या शिक्षा मिलती है? गुरु का होना इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा माइंड बहुत बड़ा चीटर है। अगर हम अपने माइंड को अगर अपना गुरु बना लेते हैं तो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, फेंक के रख देगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई मेंटर है, जैसे कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर के पास एक मेंटर था, चंद्रगुप्त के पास एक मेंटर था, अर्जुन के पास एक मेंटर था। अगर हमारे पास मेंटर है, गाइड है, हम किसी को रिपोर्ट करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे मन को नियंत्रित करना बहुत सरल हो जाएगा और हमारे अंदर की खूबी को हम नहीं पहचान पाते कई बार, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो हमको हमें बेहतर तरीके से जानता है। तो मैंने दो शिक्षाएं दी आज के इस एपिसोड में। क्या क्या शिक्षा दी आज? इसको कंक्लूड करेंगे आज के सेशन को। एक एक पॉइंट बताइए क्या आप लोगों ने सीखा। कौन बताएगा? केशव, एक पॉइंट बताओ, क्या शिक्षा मिली आज के सेशन से? तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए दो भक्ति टेक्निक करना बताई जरूरी मैंने, दो टेक्निक बताई। क्या क्या टेक्निक है? माइंड को कंट्रोल करने की दो टेक्निक क्या है? है। चैंटिंग करना। चैंटिंग क्यों करना है? क्योंकि हम भगवान को अगर सरेंडर करते हैं
तो अपने बल से हम माइंड को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हमें भगवान की शक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान का जब हम नाम का जप करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, तो हमें वहां से बल मिलता है। और दूसरा तरीका क्या है माइंड को नियंत्रित करने का? भगवान तक पहुंचाने का काम किसी गुरु का होता है, मतलब हाँ, मेंटर का माइंड को नियंत्रित करने का। अगर हम अपने माइंड के हिसाब से चलेंगे तो माइंड हमें गर्त में फेंक देगा। लेकिन अगर अगर अच्छा, वो आईएएस ऑफिसर अगर वो किसी को अप्रोच किया होता, किसी गाइड को जो उसको थोड़ी काउंसलिंग किया होता, मेंटरिंग किया होता, तो आज वो बच चुका होता, उसका जीवन अच्छा होता। लेकिन उसने अपने मन को ही अपना गुरु माना और उसने अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया। यस और नो? तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर हमारे जीवन में कोई है जिसको हम रिपोर्ट कर सकें, जिसके हम कंसल्ट कर सकें, जिससे हम गाइडेंस ले सकें, जो हमारे अंदर की खूबियों को बाहर निकाल सके, तो हम अपने मन को बहुत सरलता से नियंत्रित कर लेंगे। तो इसलिए एक लाइफ में एक मेंटर, एक कोच का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शरीबत्स, मैंने माइंड की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एनालॉजी बताई थी, वो क्या एनालॉजी है? क्या एनालॉजी बताई मैंने? वो माइंड रॉथ का वाला। माइंड, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्या एनालॉजी थी? उसको अगर हम सही से कंट्रोल करेंगे तो हम सही जो हमारा गोल पे पहुंच सकते हैं। ना ना, माइंड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की एनालॉजी। ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड ब्रेन जस्ट सॉफ्टवेयर लाइक है। अ हार्डवेयर एंड माइंड इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। नाइफ वाली एनालॉजी से क्या समझे थे हमने? नाइफ वाले में मतलब हमारा माइंड जो है वो एक नाइफ की तरह है, किसी के हाथ लगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे यूज होगा। फॉर एग्जांपल एक सर्जन ने सही काम के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन एक मर्डरर ने गलत काम के लिए। यस। और दूसरा लाइफ में फ्रीडम, ये भी मैंने एग्जांपल दिया। फ्रीडम इज आल्सो जस्ट लाइक अ नाइफ, है ना? अगर वही फ्रीडम का कोई व्यक्ति सदुपयोग करता है और वही फ्रीडम का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है ना? और लास्टली मैंने बताया था एनालॉजी, फेमस एनालॉजी घोड़े और रथ वाली, वो क्या है? हमारा बॉडी एक रथ है, रथ में जो 5 घोड़े हैं वो हमारा इंद्रिय हैं, और यस जो धागा है वो है माइंड, और यस जो सारथी है वो है हमारा इंटेलेक्ट, और जो पीछे पीछे जो बैठा हुआ है वो हमारा सोल है। यस, सिंपल। तो अगर अगर आईआईटी के जाना है और के आईआईटी जाना है, तो घोड़े अगर अनियंत्रित हो जाएंगे, जाना होगा आईआईटी के और पहुंचा देंगे के आईआईटी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के कीमती समय के लिए। हरे कृष्णा। तो दिव्य, जो आपका जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आंसर करूंगा, ठीक है? जी पर्टिकुलर, प्रभु। है ना? हाँ, ओके। आज की क्लास से संबंधित किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, आज के टॉपिक से संबंधित? प्रभु जी मेरा एक था। यस। ओके, हमने बोला कि फॉर एग्जांपल मतलब पहले तो मतलब कुछ करने के लिए जो अर्ज उठता है वो माइंड में उठता है, राइट? फिर यस हमारा इंटेलेक्ट होता है जो ये डिसीजन लेता है कि मतलब लेने में वो वहीं पे इफ एल्स करके रह जाता है यस कई बार। फिर हमारे अंदर से एक आवाज आता है कि मतलब वो जो सुपर सोल है वो बोलते हैं कि ये करना गलत है। यस फिर जो सोल है वो यस डिसीजन लेता है फाइनली, आई मीन बिफोर एंड ही चूजेस द यस। फाइनल डिसीजन। लेकिन वो जो डिसीजन लेगा उसके लिए कुछ मतलब दैट मेक डिसीजन मेकिंग इज आल्सो एन एबिलिटी, राइट? या सो आई मीन वो जो एबिलिटी है वो जिसके अंदर ज्यादा होगा वो अच्छा, बहुत अच्छा कर लेगा, वो जिसके अंदर नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन यस। वो एबिलिटी मतलब जो सोल है वो जन्म होते टाइम ही फिक्स हो जाता है, मतलब वो जो एबिलिटी है, हाँ, या गुड फिर क्वेश्चन, उसको। समझ गया। देखो बहुत सिंपल है। एक्चुअली इंटेलिजेंस जो मैंने बताई है ना, वो दो प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। जैसे मान लीजिए आप एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाई करते हैं, तो बहुत बच्चे होंगे जो बहुत बढ़िया से स्टैटिस्टिक्स सॉल्व कर लेते होंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वेशन सॉल्व कर लेते होंगे, और बहुत ही उनका शार्प आईक्यू होगा, है ना?
लेकिन वो लोग तुरंत डिप्रेस हो जाते होंगे अगर अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, या टेम्पटेशंस को कभी कभी नहीं रोक पाते होंगे, ऐसा भी होता है। इनफैक्ट आईआईटीज में ज्यादा सुसाइड होते हैं कंपैरेटिवली एक लोअर ग्रेड के कॉलेजेस में। क्यों ऐसा होता है? वो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे। उनको मतलब लाइफ से गलत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, मतलब फिर इंटेलिजेंस उनकी, मतलब अगर इंटेलिजेंस उनकी शार्प होती तो माइंड उनको इस तरीके से चीट नहीं कर पाता। पर ये आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, या बड़े बड़े कुछ दिन पहले इंडियन ये आपके आईआईएससी बैंगलोर के कुछ कोई व्यक्ति सुसाइड कर लिया। तो प्रोफेसर ने सोचा कि भाई सुसाइड बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए। तो उन्होंने सोचा भी सुसाइड कैसे बढ़ रहा है, तो बोले कि पंखे से लटक जाते हैं। तो बोले काम करो, लेट अस रिप्लेस सीलिंग फैन विद टेबल फैंस, सुसाइड रेट घट जाएगा। तो यार सुसाइड रेट ऐसे नहीं घटता है। सुसाइड रेट व्यक्ति जो इंटेलिजेंट व्यक्ति के लक्षण ये नहीं है कि वो कितने डेरिवेशंस कर सकता है, कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है, या उसका आईक्यू जो मतलब बाहर की दृष्टि से हम देखते हैं ना कि जो ज्यादा अच्छे सॉल्यूशंस दे सकता है, ही इज मोर इंटेलिजेंट। हम यहाँ जिस इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो लाइफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसका कितना इंटेलिजेंस है, उसका ईक्यू कितना है, उसका आईक्यू तो ठीक है, ईक्यू कितना है, वो अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल कर सकता है। सफलता मिलती है तो उसको कैसे डाइजेस्ट करता है। अनिल अनिल अंबानी को सफलता मिली और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए सफलता को, और इतना वो ही बिकम ओवरवेल्म्ड विद हिज सक्सेस कि दैट ही लॉस्ट हिज सक्सेस। कोई कोई व्यक्ति होता है कि थोड़ा सा सक्सेस मिलता है तो इतना आसमान में चढ़ जाता है, उनका गुब्बारा फूल जाता है, और फिर कोई पिन मारे तो गुब्बारा धप से फट जाता है। तो सफलता और असफलता में कैसे संभाव रखें, कैसे लाइफ के न्यूअर एंड फ्रेश चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, रियलिटीज को एक्सेप्ट करें। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के डिफरेंस को ही स्ट्रेस कहते हैं। कैसे उस डिफरेंस को कम से कम रखा जाए, और जो भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है उसको कैसे बियर किया जाए। ये जो इंटेलिजेंस है ये होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हम जिस इंटेलिजेंस की यहाँ बात कर रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल बात, मतलब वो कितने आप डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हैं, या कितने आप मैथमेटिक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उस पे इंटेलिजेंस की जांच नहीं हो रही है। ये लाइफ को लेकर के इंटेलिजेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप लाइफ को कैसे जी रहे हैं, अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो ये दो अलग अलग इंटेलिजेंस, अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक सिस्टम्स में एक ही इंटेलिजेंस को बहुत रेप्यूट किया जाता है, लेकिन वास्तविकता है लाइफ में हमें दोनों तरह के इंटेलिजेंस चाहिए। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है दूसरे तरह के इंटेलिजेंस। उसको कैसे ग्रो किया जाता है? उसको ग्रो किया जाता है प्रॉपर काउंसलिंग से, उसको ग्रो किया जाता है मेडिटेशन से, उसको ग्रो किया जाता है गुड एसोसिएशन से, उसको ग्रो किया जाता है स्क्रिप्चरल नॉलेज से, उसको ग्रो किया जाता है एक कंटेम्पलेटिव थॉटफुल लोगों के साथ में उठना बैठना करने से। इज इट क्लियर? Prabhuji, I mean, that type of intelligence. So Yeah, my question is that an ability or a skill which can be learned? it can be learned. of Uh, it's true that हर व्यक्ति कुछ प्रीवियस कर्मा के अनुसार अपना एक माइंडसेट, अपना एक इंटेलेक्ट सेट, अपना एक बॉडी लैंग्वेज, अपना एक अंडरस्टैंडिंग संस्कार लेके आता है। ये बात सच है ना। फिर उसके बाद वो किस तरह की पेरेंटिंग में उसका अपब्रिंगिंग हुआ है वो भी काफी हद तक निर्भर करता है ना। लेकिन लास्टली है ना, कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन के थ्रू अपने एबिलिटीज को चेंज कर सकता है। एटीट्यूड, इसको कहते हैं एटीट्यूड, प्रॉपर एटीट्यूड। एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटी सी वीडियो है, मजा आ जाएगा आप लोगों को, देखिए जरा।
वीडियो नहीं आ रहा गुरु जी। मुझे बटन नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे मॉरल समझ आया, स्टोरी समझ आ गई दिव्या? वीडियो नहीं दिख रहा था, हम वो मैसेज भी करे किए थे व्हाट्सएप पे भी। ओए, वो, अच्छा वो दिखाई शायद नहीं? नहीं, शायद आपके वीडियो के आवाज की वजह से हमारा आवाज नहीं सुनाई दे। ओके सॉरी फिर। एनीवे तो मैं फिर बाद में अब शेयर करूंगा, है ना, टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आप देखेंगे कि कैसे प्रॉपर एसोसिएशन से हमारे इंटेलेक्ट, जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना, ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस या एटीट्यूड, उसमें बदलाव आ सकता है। हम किस प्रकार के लोगों का उठना बैठना करते हैं, दैट कैन बी अचीव्ड, है ना। संगति बहुत मैटर करती है, ठीक है। I mean, so it is more like a skill rather than ability, right? यस I mean, for example, music. So music जिसको मतलब संगीत जिसको वो मतलब मिला है कि अच्छा सुर मिला है तो उसको मिला है। फॉर एग्जाम्पल मतलब विराट कोहली कितना भी कोशिश कर ले तो उसका अगर नहीं है तो वो कितना भी लाइव भर कोशिश करता रहे तो नहीं होगा उसके उससे यस, सिंगिंग अच्छा। लेकिन बट दिस यहाँ इज पे नॉट जिस लाइक चीज दैट। की हम बात कर रहे हैं वो चीज ओके, चेंजेबल है ना। ओके, क्लियर ब्रोच। एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तो चेंजेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए विराट कोहली पूरा संगीतज्ञ नहीं बन सकता क्योंकि उसके अंदर वो ट्रेट नहीं है, लेकिन कुछ दो चार गाने तो काम चलाओ गा ही सकता है। समझ रहे हैं ना? जी। लेकिन है ना, हाँ। तो हम जरूरी नहीं है कि हमारा माइंडसेट शुरू से वैसा हो, अपब्रिंगिंग वैसी हो। एक प्रॉपर एसोसिएशन मिलेगा तो ग्रेजुअली व्यक्ति चीजों को ग्रेस्प कर सकता है ना। तो ये निर्भर करता है उसकी उसकी अप्रोच पे, और ये भी निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार का मेंटरशिप मिल रहा है। अगर उसको एक प्रॉपर मैच्योर मेंटरशिप मिल रहा है तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली व्यक्ति ओवरकम करता है। हमने खुद देखा है लोगों को ओवरकम करते हुए, है ना। टाइम लगता है, नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन ओवरकम होता है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के कीमती समय के लिए। हरे कृष्णा। हरे विल कृष्णा हरे ब्रो। कृष्ण गुरु। मीट नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा।